हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज़ में यह है टेस्ट नंबर 31 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर सबसे पहले क्लिक करके यह टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में लिए गए सभी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर में 1/2 धन करनी 3 है तो 3x माइनस एक्स की घात 3 बटे में 1 ऋण 3x² का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको x की घात 3 और x का वर्ग ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान दिया गया है, इसे हम सीधे नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम x के हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। यदि आपको हर का परिमेयीकरण करते नहीं आता है तो पिछले वीडियोज आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब मैं परिमेयीकरण करता हूँ तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ऋण करनी के अंदर 3 बटे में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस में करनी 3 का वर्ग 3। इस प्रकार से x बराबर में 2 ऋण करनी 3, ये हर का परिमेयीकरण करने से हमें x का एक नया मान मिल गया। तो हमने इस x के मान को नहीं रखते हुए अब इस x के मान को हम रखेंगे। अब इस प्रकार से मेरे पास में x वैल्यू आ गई है। अब मुझे x² चाहिए, तो यहाँ पर x का गुणा मैं x से कर दूंगा तो x² वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 2 ऋण करनी में 3। और इसी राशि को फिर से मैं 2 ऋण करनी में 3 के साथ गुणा कर देता हूँ। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 हो गया, फिर 2 को करनी 3 से गुणा करने पर ऋण 2 करनी 3 हो गया, करनी 3 को फिर 2 से गुणा करने पर ऋण 2 करनी 3, और यहाँ पर करनी 3 को करनी 3 से गुणा करने पर धन 3। इस प्रकार से 4 और 3 हो जाएगा 7, और यहाँ पर माइनस में 4 करनी 3। तो इस प्रकार से हमारे पास में x² का वैल्यू आ गया, जो कि है 7 ऋण 4 करनी में 3। अब मुझे x³ की वैल्यू चाहिए। अब मेरे पास में x² की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर x² में एक बार x का फिर से गुणा कर देता हूँ। x² की वैल्यू ये रही 7 ऋण 4 करनी में 3, और x की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, जो कि है 2 ऋण करनी में 3। अब 7 को सबसे पहले 2 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14। फिर 7 को हम ऋण करनी 3 से गुणा कर देते हैं, तो माइनस में 7 करनी में 3। यहाँ पर ऋण 4 करनी 3 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 करनी में 3, और फिर 4 करनी 3 को करनी 3 से गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तिया 12। करनी 3 से करनी 3 का गुणा 3 होता है, और 4 को फिर अलग से 3 से गुणा करेंगे तो 12। इसे आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 14 और 12 हो जाएगा 26, और यहाँ पर इन दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो माइनस 15 करनी में 3। इस प्रकार से आपके पास में x का मान, x² का मान और x³ का तीनों का मान आ चुका है। अब इन्हीं सबको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, जो कि है 3x माइनस x³ अपॉन में 1 माइनस 3x²। 3x का मान हमारे पास में है 2 ऋण करनी में 3, x³ का वैल्यू हमने अभी निकाल लिया, जो कि है माइनस में 26। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस ये हो जाएगा 15√3। डिवाइड कर देंगे इसको 1 माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर x² का वैल्यू है 7 ऋण 4 करनी 3। अब 3 को अंदर की तरफ गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 करनी 3। यहाँ पर माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 26 माइनस माइनस प्लस 15 करनी में 3 बटे में यहाँ पर 1 माइनस 7 तिया 21, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 करनी में 3। ऊपर की तरफ 26 में से 6 जाएगा तो माइनस 20, 3 और 15 घट जाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 12 करनी में 3। नीचे की तरफ माइनस 21 में से 1 जाएगा तो माइनस 20 बचेगा, और प्लस में 12 करनी में 3। हम देख सकते हैं ऊपर की पूरी राशि नीचे की पूरी राशि से कैंसिल हो जाएगी। इसका मान आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम ये पता कर सकें कि एग्जाम में हमेशा हमें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के आधार पे काम नहीं करना है, कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर पूछा है 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। हम जानते हैं 120 संख्या के बाद में जो अगला संख्या आता है 121, ये 11 का वर्ग होता है, और हमें ये पता करना है कि 300 के पहले किस संख्या का वर्ग आता है। तो हम यहाँ जानते हैं 289,
जो होता है वो 17 का वर्ग होता है। इस प्रकार से 11 से 17 तक यदि हम संख्याओं को जोड़ें तो 11 से 17 कुल मिलाकर के 7 संख्याएं हो गई, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। कॉमन सेंस बेसिस पे आप इसका आंसर लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर घनमूल 328509 हमें निकालना है इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि घनमूल 328509 आप कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। संख्या सबसे पहले हम लिख लेते हैं 328509। अब इस प्रकार से संख्या लिखने के बाद पीछे की तरफ से 1, 2 और 3 अंक के पहले आपको एक लाइन इमेजिन करनी है, यानी कि इन 3 अंकों के आधार पर हम एक अंक पता करेंगे जो कि घनमूल का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको घनमूल लिख के बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सभी संख्याओं के यहाँ पर घन लिख दिए हैं। अब आपको यहाँ पर जब आपने 3 अंकों में इसे अलग कर दिया पीछे की तरफ से, क्योंकि आपको घनमूल निकालना है इसीलिए आपने 3 अंकों को लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन सी ऐसी घन संख्या होगी जिसके आखिरी में 9 आता होगा। तो यहाँ पर इस पूरे घनमूल में हम देखें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 9 के पीछे ही 9 आता है, यानी कि 9 के घन के पीछे ही अंतिम अंक 9 आता है। तो यहाँ पर यह पक्की बात है कि यह संख्या जो भी होगी वह 9 के किसी घन के स्वरूप में आएगी, यानी कि अंतिम अंक उस संख्या का 9 होगा। इस प्रकार से वह संख्या या तो बी ऑप्शन हो सकती है या तो डी ऑप्शन हो सकती है। अब अगला अंक 5 होगा या 6 होगा ये पता करने के लिए आगे लिखी हुई 328 संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, 328 आपको यह पता करना है कि यह संख्या किन 2 घनों के बीच में आती है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 का जो घन होता है वो 216 होता है, यहाँ पर 216 है, और जो 7 का घन है वो 343 है, और 328 संख्या है वो इन 2 संख्याओं के बीच में आ रही है। आपको छोटी संख्या जो है, जो 216 है, उसके घन वाली संख्या लेनी है, यानी कि 6। इसके आगे आप 6 लिख दीजिए। यह पक्की बात है 69 इसका सही आंसर होगा, यानी कि घनमूल 328509 जो है उसका आंसर होगा 69। ये सही ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको घनमूल निकालते अगली बार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। 2 क्रमांगत पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार से कहा गया है कि एक सीधी सड़क है और इसके किनारों पर इस प्रकार से पेड़ लगे हुए हैं, और इस प्रकार से लगे हैं कि शुरुआत में और अंत में भी पेड़ हैं। इस प्रकार से पेड़ों की संख्या जो है वो 26 है। आपको पूछा गया है किन्हीं भी 2 पेड़ों के बीच की समान दूरी कितनी होगी। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जब गैप के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए, कुल जो पेड़ हैं उनकी संख्या 26 है। जब भी पेड़ों की संख्या दी जाती है तो उस संख्या में से आप 1 माइनस कर देते हैं तो आपको 2 पेड़ों के बीच का रिक्त स्थान मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 26 पेड़ों के बीच में 25 रिक्त स्थान है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको इस प्रकार से पेड़ों की संख्या, खंभों की संख्या दी जाती है तो रिक्त स्थानों की संख्या जो होती है उन पेड़ों की या खंभों की संख्या से 1 कम होती है। इसका मतलब कुल मिलाकर के 25 रिक्त स्थान है। इस प्रकार से 225 मीटर लंबी ये रोड है। अब आप क्या करें, कुल जो लंबाई है 225, इसको कुल रिक्त स्थानों से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर होगा ये जो एक रिक्त स्थान की दूरी है वो पता चल जाएगी। तो 25 से ये कुल 9 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 मीटर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के रिक्त स्थान की दूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो घोड़े कितने संख्या में है, यानी घोड़ों की संख्या पूछी गई है। अब आपसे ये कहा गया है कि जितने व्यक्ति हैं समान संख्या में उतने ही घोड़े हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर x संख्या में जो है वो व्यक्ति हैं, और इसी प्रकार से x संख्या में भी घोड़े हो जाएंगे क्योंकि समान संख्या बोली गई है। अब कहा गया है कि आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं। इसका मतलब इस पूरे x में से x/2 और x/2 अलग अलग हो जाएंगे। ये x/2 आप ये मान सकते हैं कि घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं,
और ये x/2 जो है ये पैदल चल रहे हैं। इस प्रकार से कहा गया है कि शेष व्यक्ति जो है घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। जमीन पर कुल पैरों की संख्या आपको 70 बताई गई है। अब देखिए घोड़ों की कुल संख्या कितनी है, x। इस प्रकार से प्रत्येक घोड़े के 4 पैर होते हैं। इसका मतलब घोड़ों की यदि पैरों की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 4x पैर हो जाएंगे। और यदि व्यक्तियों के पैरों की बात की जाए तो क्योंकि x/2 व्यक्ति ही ज़मीन पर चल रहे हैं, इसीलिए x/2 व्यक्तियों के कुल मिलाकर के एक व्यक्ति के 2 पैर होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर देता हूँ, संख्या में 2 से गुणा कर दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने पर कहा गया है कि कुल पैरों की संख्या जो है वो 70 है। तो यह संख्या जो है ये 70 के बराबर हो जाएगी। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4x और x हो जाता है 5x बराबर में 70। 5 से हम इसे कैंसिल कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। इसका मतलब x का वैल्यू जो आ जाएगा वो होगा 14, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चन यदि आपको वैल्यूएबल लगते हैं तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।